अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर उर्दू के ताज़ा मोबाइल से मैं आपका खैर मकदम है। जैसा आप जानते हैं, समाज, इंसानियत, तैलीम, माहौल, मईशत को दरपेश अहम मसाइल हम अपने प्रोग्राम में हमेशा डिस्कस करते हैं इस बहस व मुबाहिसे में एक एमिनेंट पैनल के साथ। आज हमारी पैनल का मौजू ये रहेगा कि कश्मीर में जंगलात को क्या अहम मेरे साथ आज एक एमिनेंट पैनल जुड़ी हुई है। मेरे साथ है आरटीआई एक्टिविज्म और फॉरेस्ट राइट्स के लगभग फाउंडर कश्मीर में डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब, जो ईएमएमआरसी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने इस मौजू पे कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है और लगे रहते हैं फॉरेस्ट इश्यूज को टैकल करने में एज एकमेंडेशन। डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब, बिना वक्त जाया किए हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब फॉरेस्ट एक्ट 2006 इंप्लीमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस ज़िम्न में अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि ये कानून पूरे इंडिया में 2006 में लागू हुआ और जबकि यहाँ इसको लागू करने के लिए एक बड़ा बहाना बोलते थे कि आर्टिकल 370 कमजोर हो जाएगा। और ये होता रहता है, जब भी प्रो पीपुल कानून लेजिस्लेशंस की बात आती है तो उस समय यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप, वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग ये बोलते थे कि आर्टिकल 370 कमजोर होगा। और यही दलील इन्होंने आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करने में भी दी थी। और खैर, जब पिछले साल इसका इतलाक यहां हुआ, कंप्लीट 14 साल के बाद, और हम इसको एक खुश आइंदा कदम करार देते थे या समझते थे। और चूंकि इस कानून के रूह से जो फॉरेस्ट डेविलर्स है और जिनमें ट्राइबल्स है और अदर फॉरेस्ट डेविलर्स, उनको इस एक्ट के तहत उनके राइट्स को एक्नॉलेज किया गया। जो हमारे जंगलात के अराजी पे रिहाइश पजीर है या उसको किसी खेती के फार्मिंग में इस्तेमाल कर रहे थे या उस पे अपने लाइव स्टॉक को चराते थे या फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालते थे, जिसमें सूखी लकड़ी, घास और जंगलात में मौजूद जो जंगली सब्जियां, जंगली मशरूम और कुछ जड़ी बूटियां या आबी वसाइल का इस्तेमाल। और अब चूंकि सरकार जोशो खरोश से ये बताती है कि हम यहाँ आज जे.एंड.के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को लागू करने जा रहे हैं, और हाल ही में एक ड्रामा भी रचाया गया है यहाँ के एसकेआईसीसी के हॉल में। लेकिन जो दलीलें ये मीडिया में देते हैं, इश्तहारात में देते हैं, वो बिल्कुल मुखालिफ है जब इसकी ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन होती है। इसमें दो प्रोविजंस रखे गए। एक कि जो ट्राइबल्स है उनको 15 साल का कब्जा साबित करना है या जंगलात के इस्तेमाल को लेकर 15 साल 2005 तक। और फिर जो अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं उनको 75 साल दिखाने हैं, यानी आज की तारीख में 90 साल। और क्या सबूत हो सकता है ये भी वाज़ेह नहीं है। अब इसके रूप से फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा के फैसले से वजूद में आएगी फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, और जो क्लेम्स लेंगे, और फिर सब डिवीजन लेवल की एक कमेटी होगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा नुक्स यहाँ की इंप्लीमेंटेशन को लेकर जे.एंड.के में वो ये है, पूरे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्यूज्ड पार्टी माना गया है और यहां उसको नोडल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये कैसे मुमकिन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डेवलपर्स को कहती है कि एनक्रोचर है, और जबकि फॉरेस्ट एक्ट कब आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, फॉरेस्ट सेटलमेंट कब हुई? 1957 में फॉरेस्ट सेटलमेंट हुई
और जो ट्राइबल या पेस्टोरल या अदर फॉरेस्ट डेवलपर जंगलात में बैठा था और जो ये मुतमईन होकर बैठा था कि ये जंगल मेरी है, ये लैंड मेरी है, और उसको पता ही नहीं बेचारे को ये फॉरेस्ट सेटलमेंट में आ गया, क्योंकि उस वक्त भी लोगों के साथ मशवरा नहीं किया गया और आज भी अच्छी तरीके से लोगों के साथ मशवरा नहीं किया जाता है। जो ये फॉरेस्ट कमेटी, विलेज फॉरेस्ट कमेटी वजूद में आई, बड़ा जोर शोर सरकार ने बोला कि हमने जी फॉरेस्ट कमेटी बनाई, लेकिन बनी कैसे ये हाल ग्राउंड में जाके मालूम कीजिए। मैं आपकी वसादत से ये बोलना चाहता हूं और बावर करना चाहता हूं तमाम अवाम को, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट राइट्स कमेटी विलेज लेवल के बहुत जल्दबाजी में बनाई गई और जिसमें ये वही ट्रेडिशनल वीएलडब्ल्यू आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बीट गार्ड आया और फॉरेस्टर, तो उन्होंने ये कमेटीज बनाई और लोगों को पता ही नहीं है। जिस तरह पंचायत का पता नहीं लोगों को, इसी तरह फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का भी पता नहीं है। तो हमारा डॉक्टर साहब आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब के पास जाऊंगा। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी रोशनी डाली, बहुत अच्छा अहवाल दिया हमारे सामने। इंजीनियर साहब, आप खुद फॉरेस्ट वेल्थ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, ईएमएमआरसी कश्मीर यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, देखते हैं कि कौन सी चैलेंजेस आपको लगती है फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ जम्मू कश्मीर को खासकर पेश है इस वक्त? और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। जैसे फॉरेस्ट के बारे में मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होता है वो जंगलों में या जिस चीज़ पे भी वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, क्यों, तो तब जाके वो फील्ड में जाता है और फील्ड में उसको पता चलता है कि असली हालत क्या है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जंगलों में हालत क्या है और जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं या जो इसके साथ मुंसलिक हैं, तो उनके राइट्स क्या थे, उनको उनका मतलब उनको और गवर्नमेंट को अगर टाई अप हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो क्या है, वही असली फॉरेस्ट को बचाने वाले हैं। लेकिन उनको क्या है, दे शुड हैव द अवेयरनेस अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप देखेंगे 800 तकरीबन जड़ी बूटियां हैं जंगलों में। जब मैं जंगलों में जाता हूं तो जो वहां पे लोग रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि हमें यहाँ पे इतनी सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो ऐसे मार्केट में जाते हैं जैसे लोग पहले वो बिच्छे होते थे या बाकी बाकी चीजें होते हैं, उनके पास कोई ऐसा ही श्रीनगर से कोई आता है और वो कहता है ये 10 रुपए में दे दो या 20 रुपए में दे दो या 200 रुपए में किलो दे दो। जबकि अगर गवर्नमेंट इन लोगों के साथ जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो अभी हमें दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा शोर लग रहा है, लेकिन अगर इन जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं अगर इनको यूज किया जाए और जो फॉरेस्ट में जड़ी बूटियां हैं उनको देखा जाए और इन लोगों की ओर से जंगलों में इनका एक अलग से एक कमेटी बनाई जाए, जो ये जो फॉरेस्ट में जो जड़ी बूटियां हैं अगर उनको जमा करके एक कमेटी को दे दिया जाए कि ये कमेटी इनके पास ही आप ये जड़ी बूटियां रख लो और गवर्नमेंट आएगी कि ये जो जड़ी बूटियां हैं आप जमा कर लो और हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे दे देंगे, तब एक मसला हल हो जाएगा कि एक ही जगह पे ये सारी जड़ी बूटियां अगर निकलती हैं तो ये एक जगह पे जमा हो जाएंगे और इसका जो पैसा है वो फिर गवर्नमेंट जो बाकी कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ स्मगलिंग होती है कि मतलब कोई बंदा आता है वो इन लोगों के पास जाता है जो स्मगलिंग करके या मतलब जंगलों में जाते हैं और उनको जड़ी बूटियां देते हैं और बहुत कम पैसे उनको दे के वो ले जाते हैं। एक मसला ये है। और दूसरा जो मैं देख रहा हूँ जंगलों में जाके वो फॉरेस्ट को कटाई, अभी पिछले ही तकरीबन 1 महीने पहले मैं गांधरबल के एरिया में एक जंगल में गया था जो 2000 मतलब तकरीबन 2018 में मैं गया था। तो जो हालत मैंने वहां पे कटाई देखी, कितने हजारों की तादाद में वहां पे दरख्तों को काटा गया है, तो मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, आप तो इसके मुहाफिज हैं, यहाँ पे तो बकरवाल भी आते हैं, आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं, अगर कोई इसकी कटाई करता है तो आपको समझाना चाहिए इन लोगों को कि ये आपका सरमाया है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं मवेशी लेके, मतलब 6 महीने तकरीबन 3-4 महीने वो अपने मवेशियों के लेकर जंगलों में जाते हैं। तो मैं उनको ये समझाता रहा कि ये जो अगर आप इनको कहेंगे लोगों को यहाँ
ये जंगल हमारा सरमाया, हम तभी इन मवेशियों को ला सकते हैं जब यहाँ पे जंगल रहेगा। जब जंगल ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे जो जंगल हैं वो सफाया हो चुके हैं, और अभी मैं देखूंगा, अगर आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में शेयर भी कर सकता हूँ आपके साथ, वो मैंने जो बनाई है ग्रीन गोल्ड ऑन फायर, मतलब फॉरेस्ट फायर्स पे वो थी, लेकिन उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ज्यादा है कि फॉरेस्ट को क्या क्या हो रहा है। तो मैं ग्राउंड लेवल पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट के साथ बहुत कुछ हो रहा है, जो लोगों तक जरूरी इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो आप लोग हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम जो है ये सबसे पावरफुल मीडियम बताया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। जब हम विजुअल्स लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी देखेंगे कि हमारी जंगलों की हालत कैसी है, तब जाके गवर्नमेंट भी और लोग जो यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि उनको पता है कि अगर जंगलों में ये दरख्त नहीं रहे तो हमारे जो मवेशी हैं, जिसके लिए हम जंगलों में जाते हैं 6 महीने के लिए, जब वहां पे ये चीजें नहीं, सब्जार नहीं रहेगा, तो वो रेगिस्तान जैसे बन जाएंगे। तो इससे बहुत इम्पैक्ट बन जाएगा जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो उन पे भी और सब लोगों पे, क्योंकि ओवरऑल शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह ने बताया है कि अनपोस्ट दलील वन पोस्ट, जब जंगल रहेंगे तभी हमारा जो खाना है पीना है वो रहेगा। इसलिए हमें जंगलों की इंजीनियर साहब, हिफाजत आपकी बहुत। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, यहाँ से एक अहम पॉइंट निकलता है कि ट्राइबल्स का हमारे फॉरेस्टर्स पे क्या राइट होना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कम्युनिटी हो, इनको फॉरेस्ट से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स के क्या राइट्स है फॉरेस्टर्स पे, और उनको क्या खतरा ला रखा है इस वक्त, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो अभी हाल ही में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, इससे पहले हमारे यहाँ महाराजा के दौर से हकदाराने जंगल कानून लागू था। ये मैं बताना बहुत जरूरी है। और 1977 में एक नई गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने हकदाराने जंगल को एबॉलिश करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया, और उसके भी कुछ मुफादात थे। उस वक्त फॉरेस्ट लेसीज को एम्पावर करना था, वो एक पॉलिटिकल, मतलब बहुत ही पॉलिटिकल हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया था, ताकि जंगल की लकड़ी स्मगल हो, ताकि जंगल जो वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन प्रचार किए थे वो 1 या 2 साल में बहुत बड़े अमीर बन गए यहाँ के। फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज, वो चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ीज हो, या लद्दाख के बल्ती ट्राइब्स हो, या चंगपाज हो, या कोई भी कहीं गद्दी कहलाता है, बेसिकली ये और जंगल, जब यही दो थे, जंगल महफूज थे। हम मानते हैं कि इंडिजिनियस लोग जंगल का एक हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी का, माउंटेन इकोलॉजी का एक हिस्सा है, और ये दोनों बहुत खुश रहते थे। और हमें भी जंगलात से एक साफ पानी मिलता था, एक साफ हवा मिलता था शहरों में बैठकर। और जब से ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट आई, तब से जंगल बर्बाद हो गए, ह्यूमन इंटरवेंशंस बढ़ गए। वो डेवलपमेंट के हवाले से या कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, दोनों सूरत हाल में जंगल तबाह हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे पीर पंचाल एरिया के मुगल रोड जहां से गुजर रहा है, ये मारखोर का हैबिटेट है, जो एक वाइल्ड गोट है। अभी IUCN ने इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया है कुछ साल पहले। और पहले ये बहुत तादाद में दिखते थे। जो भी उस एरिया में जाता था, जैसे जड़ी मरग हो गया, पीर मरग हो गया, जजनार हो गया, लाल गुलाम हो गया, राई न्यूरा हो गया, तो उस एरिया में वो स्पॉट करता था मारखोर गोट को। मुगल रोड निकला, उन्होंने ब्लास्ट किए, तो उसका नंबर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद NHPC का जो ट्रांसमिशन लाइन निकला, उसके बाद वो और गायब हो गए। अब मुझे बताइए, 300 साल 400 साल से ट्राइबल्स रह रहे हैं, उन्होंने मारखोर को खत्म किया है ये इस डेवलपमेंट ने, जो एंटी इकोलॉजी है, और जिसकी जरूरत भी मैं समझता हूं कि कोई और तरीका भी निकाला जा सकता है। फॉरेस्ट को अगर कंजर्व करना है तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स को भी हमें बचाना है, उनके राइट सेटल करने हैं। और उनका जो ट्रेडिशनल तरीका था वो इको फ्रेंडली था, वो एंटी एनवायरमेंट नहीं था। और जहां तक इंजीनियर साहब ने बोला कि जो वहां से निकलने वाले
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो चाहे जड़ी बूटियां है या अदर वाइल्ड वेजिटेबल्स हो या मशरूम हो या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, उसका मैनेजमेंट भी लोगों के साथ ही मिलकर हम निकाल सकते हैं। दिल्ली के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ उस मैनेजमेंट को नहीं समझ सकता। वो हमेशा ये बोलेगा डेवलिंग कम्युनिटीज को बाहर निकालना है। क्यों? फिर शहर में भी पोल्यूशन है तो आप भी शहर से निकल जाओ। अर्बन पोल्यूशन है, हमारा जहलम, मेरे बचपन में 30 साल पहले इसका पानी हम लोग पीते थे, किसने खराब किया? जो सो कॉल्ड अर्बन वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, जो सही तरीके से ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं। तो क्या हम आपको भी यहां से शहर से निकालें? नहीं। हाँ, कुछ चीजें वो हो रही है, वो नेचुरली हो रही है, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं, और उसमें इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो अभी प्रमोट हो गया है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमारी इंसेक्ट लाइफ भी खतरे में पड़ गई और एक्वेटिक लाइफ भी। जब हम ग्लोबली एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एक ही फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए फॉरेस्ट राइट्स को सही मानों में इंप्लीमेंट करना है और फॉरेस्ट राइट्स को इक्वालिटी बेसिस पे इंप्लीमेंट करना। इस पे ये जो मुतजाद चीजें हैं कि एक कम्युनिटी के लिए 15 साल का एविडेंस चाहिए और दूसरे कम्युनिटी का 75 ईयर। एक मैं समझता हूं कि ये डिस्पैरिटी दूर करनी पड़ेगी, और दूसरा डेमोक्रेटिकली इन इंस्टीट्यूशंस को इलेक्ट करना है, वो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज हो तीनों लेवल पे, और चौथे लेवल पे ये कम्युनिटीज जो खासकर जो नोमैडिक ट्राइब्स है, ये बेचारे अनपढ़ है, इनको बावर करना है, इनको एजुकेट करना है। मैं इंजीनियर रशीद की इस बात से मुतफिक हूं कि इनको एजुकेट करना है और फिर मैनेजमेंट सिखाना है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातों को, डॉक्टर साहब आपकी इन अच्छे गोल्डन अल्फाज को, जो आपने बहुत ही शानदार एनालिसिस किया फॉरेस्ट राइट्स पे, मैं आपकी दाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी रोशनी रखी कि हमारी नोमैडिक कम्युनिटी हो और ट्राइबल्स के क्या राइट्स है, क्योंकि ये दुनिया का मसला है आज के ट्राइबल्स के क्या राइट्स हो। यूनाइटेड नेशंस हो या दूसरे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो भी गुहार लगा रहे हैं कि फॉरेस्ट के बेस्ट प्रोटेक्टर्स हमारे ट्राइबल लोग हो सकते हैं। आपने एक शानदार एनालिसिस इसका पेश किया। डॉक्टर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट काफी राइज पे है, उस पे क्या कहेंगे आप इंजीनियर साहब? खासकर लेपर्ड के हाथों इस साल बहुत सारे कश्मीर में कैजुअलिटीज हुई। हाँ, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी इसी पे बात करने जा रहा था खुद ही, क्योंकि मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री हम बनाने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब के साथ ही, और क्योंकि वही इसके मतलब हम रिसोर्स पर्सन कह सकते हैं, तो हम इकट्ठे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो आप देख रहे हैं। इसके 2-3 रीजन हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो मुझे लग रहा है, जो नरेगा स्कीम जैसे यहाँ पे लागू हुए हैं, तो सड़कें जो है, जो आप पहले देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो जंगलों से जो रास्ते थे, लेकिन वो सड़कों में अब तब्दील किए गए। मतलब जो जंगल है उनकी कटाई हो गई। तो बराबर आप अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे क्या किया गया है कि नरेगा स्कीम से जो जंगल है उनकी कटाई की गई और जो रोड्स बनाए गए वो जंगलों में बनाए गए। पहले क्या होता था, पहले जो जानवर थे जो जंगलों में रहा करते थे, अब इनको क्या है कि इनको लगता ही नहीं है कि हम जंगलों में हैं। उनको लगता है कि क्योंकि जब सबसे बड़ी बात है, जब रोड्स बन गए तो रोड्स के साथ साथ लोगों ने अपने मकान भी बनाने शुरू किए। आप एग्जांपल ले लीजिए एग्रीकल्चर की, जैसे एग्रीकल्चर लैंड इतना था कश्मीर में, लेकिन जब आप देखेंगे कि इसका भी ऐसा ही हाल हो गया कि एक कोचा बन गया कहीं से, तो एक साइड से भी उसको कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, दूसरे साइड से भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इसी से तबाह हो गई। जो रोड्स का जो हम कोचे पहले बनाते हैं लेकिन फिर वो रोड्स में कन्वर्ट करते हैं। सेम इज द केस विद जो आप मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैं देख रहा हूँ जंगलों में जाके और पहाड़ों में जाके, तो सबसे मुझे यही चीज लग रहा है कि जो ये सड़कें बन गई, जो पहले जो इलाके थे वो दूर दराज मकान हुआ करते थे, जंगलों से बहुत दूर हुआ करते थे, तो जो जानवर थे वो जंगलों में अपना जो खाते थे, लेकिन अब उनको
तो लोगों ने क्या किया, वो भी शिफ्ट हो गए जंगलों की तरफ। तो अगर आप भी इस वक्त जंगलों की रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जंगलों के पास मकान बनाए गए हैं। तो अब जो जानवर हैं उनको लगता ही नहीं, मुझे लगता है कि अब वो आदी हो गए हैं कि उनको लगता है कि पहले वो डरते थे लोगों से, इसलिए वो आबादी में नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारे जो जंगल है अब शायद ये ऐसे ही है जहाँ पे लोग भी रह रहे हैं और हम भी लग रहे हैं। तो उसका जो ज्यादा इम्पैक्ट है, ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इस वक्त हो रहे हैं, तो इसका मेन जो मकसद है वो यही है। दूसरा ये जो मैंने देखा है वो फॉरेस्ट फायर्स का है। अगर आप मतलब पिछले 2-3 साल पहले जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो बांदीपुरा में जंगलों में 3 दिन तक कंटिन्यूअसली आग लग रहा था। तो जब मैं भी वहां पे पहुंचा तो इतने सारे दरख्त, मतलब जंगलों की सफाई हो रही है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं इतने घने जंगलों में जहां पे ये जानवर रहा करते थे, और उनके पास जब जंगल ही नहीं रहे तो वो शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम फॉरेस्ट टू दीज अर्बन एरियाज, और लोग जो भी नजदीक उनके पास बस्ती पड़ रही है तो उनकी ओर वो जा रहे हैं। इसलिए जो मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट ज्यादा। तो दूसरी बात एक और ऐड में करना चाहता हूँ, वो ये है जो हमारे वेटलैंड्स यहाँ पे थे। आप होकर सर की बात ले लेंगे, मैं वहां पे भी गया हूं, तो वहां पे एक ऐसा एरिया है जो दाची गांव जैसा एरिया है, लेकिन जब वो भी सूखा पड़ा है पूरा, होकर सर या बाकी जो वेटलैंड्स है वो पूरे सूखे पड़े हैं, वो रेगिस्तान जैसे हैं। जब ये जो जंगली जानवर थे ये रहा करते थे इन्हीं जो घने जंगल थे उनके उन साइड में, तो वहां पे रहते थे। जब उनको अब पानी दिख ही नहीं रहा है तो वो बस्तियों की तरफ आने लगे। तो दीज आर द बेसिक रीजन फॉर मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट। और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आप और कुछ इंजीनियर साहब बताना आपने चाहते हैं? बड़ा खूब, इंजीनियर साहब आपने बड़े खूब में कहा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मल्टी डायमेंशनल इसके कई सारे पहलू है जो इंसान और हैवान को आपस में भिड़ा रहे हैं। और सबसे अहम आपने कहा कि ये जो मैड कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हम हेफाजत कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और मकानों। इंजीनियर साहब आखिर में मैं डॉक्टर साहब आखिर में आपको मैं ये सवाल पूछूंगा कि एक आम इंसान और एक्टिविस्ट्स का क्या रोल है फॉरेस्ट के बचाने की अवेयरनेस पैदा करने में? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, कुछ अल्फाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बल्कि ये अल्फाज दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। वहां जो यहाँ बैकवर्ड लाइफस्टाइल बोलते हैं वहां उसको बोलते हैं नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल। तो ये जो नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल है और जो कम्युनिटीज नेचर में रहती है, हमें इनका लाइफस्टाइल एक्नॉलेज करना है और रेस्पेक्टफुल अल्फाजों में हमें उसका नाम लेना है और नेचर बेस्ड लाइवलीहुड को प्रमोट करना है। दूसरा सबसे बड़ा जो डंडूरा यहां पीटा जा रहा है, टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ कश्मीरी इकोनॉमी। ये एक बहुत ही गलत अल्फाज है और गलत प्रोपेगेंडा है। और मैं श्रीनगर में बैठे हुए इन ट्रैवल एजेंसीज को और टूर ऑपरेटर्स को बावर करना चाहता हूं, ये आपकी वजह से हो रहा है। इरेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कन्वेंशनल टूरिज्म की वजह से हो रहा है और इससे हमारी दो चीजें खराब हो रही है, एक इंडिजिनियस कल्चर और दूसरा जो हमारा जंगलात है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कैरिंग कैपेसिटी से बढ़कर मतलब वहां गालिब आ रहा है और उससे वहां के हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रहे हैं। और दूसरा एक उसके बहुत सारे कारण है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज का एक्सपैंड होना, प्रोटेक्टेड एरियाज का एक्सपैंड होना, फिर ये जो इंजीनियर साहब ने सड़कों का बोला, वो चाहे पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बनाना या नरेगा के तहत, तो जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये भी एक रीजन है। फिर उनको प्रे एनिमल्स जो प्रेडेटर्स है उनको प्रेज नहीं मिलते हैं, वो फिर नीचे आते हैं और हमारे बच्चे वहां या मेन मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां जन्म लेता है। और दूसरा जहां आम इंसान और एक्टिविस्ट की बात है, ये बिल्कुल एक्टिविस्ट कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई अल्फाज इसमें लेने की जरूरत है। हमें सबको, आम इंसानों को, जब वो पिकनिक आते हैं या रिक्रिएशनल साइट्स पे आते हैं,
वो फिर अपने मशवरे देने शुरू हो जाते हैं, यहाँ होटल होना चाहिए, यहाँ 3 स्टार, यहाँ 4 स्टार, यहाँ रेन शेल्टर होना चाहिए। हम उनसे इल्तिजा करते हैं हाथ जोड़ के, प्लीज आप एक दफा आ रहे हैं, लुत्फ उठाइए, उसके बाद एंटी इकोलॉजी मशवरा हमें मत दीजिए। इंडिजिनियस कम्युनिटी का कल्चर एक्सेप्ट कीजिए कि ये एक कल्चर है जो कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। और हम ये भी मानते हैं, जैसे हमने पीर पंचाल माउंटेन में 3 जगह एक एक्सपेरिमेंट किया है कि वहां के रहने वाली लोगों की कंपल्शन बने कि वो कंजर्वेशन करें। ये एक इकदाम है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म या नेचर बेस्ड टूरिज्म ही हो सकता है ऑल्टरनेट। और फिर वहां से जो लाइवलीहुड्स है वो फूड, फॉरेस्ट फूड्स की सूरत में हो या हर्बल प्लांट्स की सूरत में हो या अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या विकर वहां से जिसकी बास्केटरी बनाई जा सकती है, इस तरह के जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल चीजों को प्रमोट किया जाए और शहर में इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ाए ताकि वो कम्युनिटी का लाइवलीहुड बढ़ जाए, इस ताकि उनकी कंपल्शन बने। जिस तरह अभी तोसा मैदान सबसे उस आज हम दावा के साथ कहते हैं 95% टिम्बर स्मगलिंग पीर पंचाल माउंटेन में खत्म हो गई है इस एक कैंपेन की वजह से। रीजन क्या है? उनकी कंपल्शन बन गई है उस एरिया का हिफाजत करना, पेड़ों की हिफाजत करना। 2,70,000 पेड़ हमारे 63 पंचायत ने आज तक लगाए हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैं बदकिस्मती है ये, और उन्होंने आज तक ये एक्नॉलेज भी नहीं किया। लेकिन हम मजबूर नहीं है। तोसा मैदान बचाव फ्रंट माउंटेन को अपना माउंटेन बोलता है और समझता है, और ये कस्टोडियन है। और हमने अपना बिट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाई। और आज आइए हमारे तोसा मैदान में, आज हमारे मुजपत्र के जंगलात में आइए, आज ब्रंडवार आइए और आज देखिए कि हरा भरा जंगल कितना दिखता है। पहले यहाँ पे मैं नाजरीन को, यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब को रोकर नाजरीन को ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब की ही शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने तोसा मैदान जैसे ब्यूटीफुल लैंड को, ब्यूटीफुल न केवल माउंटेनस एरिया को बल्कि ग्रास लैंड को बचाया, और वहां पे फायरिंग रेंज खत्म करने में इनके एक्टिविज्म ने, इनकी कारनामे ने, इनकी वर्क ने ग्राउंड में जुड़ने से कश्मीर को एक बड़ा गिफ्ट दिया तोसा मैदान की शक्ल में वापस। और वहां पे जो एंटी इकोलॉजी एक्टिविटी थी उसको बंद करवाया और कश्मीर को तोसा मैदान का गिफ्ट वापस दिया, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया। डॉक्टर साहब, आपने आज बड़ी शानदार रोशनी। आखिर में मैं इंजीनियर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम फॉरेस्ट वेल्थ का यूज कैसे कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो जड़ी बूटी हो या दूसरे, ताकि इनको नाजायज स्मगलर इसका फायदा न उठा सके। कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए इंजीनियर साहब, मुख्तसर तौर बताइए। इसमें सिंपल एंड शॉर्टेस्ट वे है कि अगर हमें जंगलों को बचाना है तो जंगल के जो लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनको मतलब एजुकेट करना है। जब वो एजुकेट हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि ये जो जंगल है ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, क्योंकि यही लोग बाकी लोगों को रोक सकते हैं गलत काम करने में, चाहे स्मगलिंग हो या जो वहां पे मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स निकलते हैं उनको गलत लोगों में देने से। तो मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लोकल लोग हैं उनको ही एजुकेट करना है, और उसी से ये जंगल जो है वो बच सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप तोसा मैदान की बात करें तो हमने इकट्ठे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो तोसा मैदान पे पूरी बनाई गई, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये जो ऐड करना चाहता हूँ कि हमें प्लांटेशन ड्राइव उस तरीके से करने हैं, हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी है, तब जाके हमें प्लांटेशन ड्राइव यूज करनी है कि कहाँ कहाँ पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। वरना यहाँ पे क्या होता है, लोग वहां पे प्लांटेशन ड्राइव करते हैं जहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जरूरत उस जगह पे है जहाँ पे हजारों की तादाद में जंगल की कटाई हो चुकी है। तो वहां पे अगर लोग जाएंगे, फॉरेस्ट वाले लोग जाएंगे, तो हम उनको वो रास्ता दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जंगलों में तबाही हो चुकी है और जहाँ पे जंगलों की जरूरत है कि मोर एंड मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन दोज पर्टिकुलर एरियाज। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वसी तौर पे न केवल फॉरेस्ट राइट्स पे, फॉरेस्ट वेल्थ पे, बल्कि आपने जंगलात में जो दरपेश अहम मसाइल है, कैसे हम जंगलात को बचा सकते हैं,
कैसे जंगलात के रिलेटेड हिकमत अमली को बेहतर किया जा सकता है। इस पे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आपने एक शानदार रोशनी डाली हमारे ऑडियंस के सामने, हमारे सामीन के सामने। आपने खुलकर वजाहत की कि जंगलात को कैसे बचाया जा सकता है और कितना ये जंगलात का विरसा अहम है हमारी बचाव के लिए, हमारी वजूद के लिए। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। हम आगे भी आपको मदऊ करते रहेंगे इस बर्निंग टॉपिक पे, और जो भी हमारे माहौलियात के दरपेश इशू है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि कश्मीर के जंगलात को क्या दरपेश मसाइल है। अगले मुबाहिसे तक मेरी रमीज मखदूमी की तरफ से आप सबको वसलाम। खुश रहिए, खुर्रम रखिए, अल्लाह आप सबको और मुझे आबाद रखे। आमीन।